अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के फैसले पर आज हम बात करेंगे शो में। इसके अलावा भी प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज की नई गिनती। This way of doing business is over. अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब आम लोगों को कैसे मुतासिर कर रहा है। Baby like this should be in the rain and cold. और क्या मुस्तकबिल के एंटीबायोटिक्स मिट्टी से मिल सकते हैं। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के फैसले पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस फैसले को मायूस कुन करार दिया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे हमारे साथी आसिम अली राना से, जो इस वक्त इस्लामाबाद में। आसिम, क्या तफसीलात हैं इस फैसले की? जी बिल्कुल, आज दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद असर खान ने जो है आज ये फैसला सुनाया। तकरीबन 9 साल और 8 महीने और 3 दिन के बाद ये फैसला जो है वो आज सुनाया गया है। इस केस के जो 5 मरकजी मुल्ज़िमान थे, आज उनको जो है मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया गया है, जबकि 2 पुलिस अफसरान जो थे उनको वहाँ पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि इसमें एक और मुल्ज़िम जो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उनको उनकी गैर हाज़िरी में जो है वहाँ पर उनकी तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है और उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। इस वक्त वो बैरून मुल्क हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे उनके खिलाफ दोबारा से इस केस का ट्रायल होगा। इस केस में जो है मुख्तलिफ जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सामने आया था, उसमें उन्होंने बैतुल्लाह महसूद जो तहरीक तालिबान के सरबराह थे उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने ये हमला करवाया। लेकिन जो बाद में इस हवाले से एक ऑडियो टेप भी पेश की गई, लेकिन जब बाद में इस तमाम केस को जब अदालत में हुआ तो अदालत ने इस बात को कोई भी अहमियत नहीं दी। और आज एक बार फिर अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई कि जो इस केस के जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये कत्ल किया या करवाया, उनमें से कोई भी मुल्ज़िम, किसी को भी चार्ज नहीं किया जा सकता, किसी भी मुस्लिम को सजा नहीं दी जा सकी। सिर्फ 2 अफसरान, पुलिस अफसरान, जिनके ऊपर मुजरमाना गफलत का इल्ज़ाम था कि उन्होंने हादसे के बाद, सानिया के बाद फौरी तौर पर जो था वो वहाँ पर तमाम सड़क को धुलवा दिया जाए, हादसा को धुलवा दिया, जिससे बहुत सारे एविडेंस, जो बहुत अहम सबूत हासिल किए जाने थे, वो वहाँ पे ज़ाया हो गए। इस इल्ज़ाम में उनको 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि इस केस में अभी तक किसी भी मुजरिम को, जो इसका वाक़े का जिम्मेदार था, जो बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का मुल्ज़िम था, किसी को भी सज़ा नहीं सुनाई गई। जी, आसिम अली राना हमें इस्लामाबाद से बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के फैसले की तफसीलात फराहम कर रहे थे। थैंक यू आसिम। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और गेस्ट से हम इस बारे में बात करेंगे, जो है ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद, स्टेट असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। ख्वाजा साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, ये बताइए, इस केस को 10 साल लग गए और अभी हमें आसिम अली राना ने, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने हमें यह बताया कि जो इस कत्ल केस में मुलव्वस डायरेक्ट जो मुल्ज़िमान थे, जिन्होंने जो कत्ल में मुलव्वस थे, उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हुई। तो क्या मिसाल कायम करता है आज का ये फैसला पाकिस्तान में? जी देखें, ये 2007 में ये अक्रेंस हुई और 2013 तक जो है, अगस्त तक इसकी जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इसमें पंजाब GIT बनी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, फिर इसमें FIA की GIT बनी, इसमें स्कॉटलैंड यार्ड आई, इसमें UNO कमीशन आया, उन्होंने आके 8-10 महीने तक यहाँ पे इसकी तफ्तीश की। क्योंकि ये जो मर्डर था, ये सुसाइड बम्बर से हुआ और इसका एक कॉन्स्पिरेसी की साजिश थी जिसकी बुनियाद पे। तो ऐसे जो मर्डर होते हैं उनकी तफ्तीश को एक लंबा टाइम लगता है। तो तकरीबन 2007 से लेकर 2013 तक 6 साल तो इन्वेस्टिगेशन होती रही। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2013 में आके उन्होंने 8 मुल्ज़िमान को चार्ज किया और उनमें से एक जनरल मुशर्रफ जो है वो इस वक्त नहीं थे और 7 इधर मौजूद थे जिनके खिलाफ ट्रायल हुआ। इनमें से जो 2 मुल्ज़िमान थे उनके खिलाफ था हसनैन गुल और रफाकत, कि उन्होंने सुसाइड बम्बर को मौके पे लेके आए, उसे उधर पहुंचाया, जगह मिलाई, उसके साथ थे उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, और उन्होंने वो अटैक जो है वो सारा मैनेज किया उसके साथ। और बाकी जो 3 थे, एतजाज, शेर जमान और अब्दुल रशीद तराबी, उनके खिलाफ ये था कि उनके नॉलेज में था कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है और ये मर्डर होना है। और मर्डर के बाद में भी एक के नॉलेज में आया कि उस बिलाल और सईद ने जो है ये अटैक ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि ये फैसले की टाइमिंग क्या मानी रखती है? ईद से 2 दिन पहले ये फैसला आया है और क्या मानी है इसके फैसले की टाइमिंग के? देखें, ये तो जो एक प्रोसीजर है, ट्रायल चल रहा होता है, जब कंप्लीट होता है
तो ऑफ कोर्स फिर जजों ने जो है ना उसको डिसाइड करना होता है। ये ट्रायल तो बहुत लंबा चल रहा था। अब जो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से इसको डे टू डे कर दिया गया था। इससे पहले भी उनकी कोशिश थी कि लास्ट मंथ में हो जाता, उससे पहले भी थी, लेकिन चूंकि फिर ये समर में जो है कोर्ट की छुट्टियां हो जाती हैं, 1 महीना 1.5 महीना जज छुट्टी पे रहे, फिर कुछ लॉयर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होते, तो ये सारी थी। अदरवाइज तो हमारे ख्याल में तो इसको मार्च में फैसला हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये बताइएगा, अब इस केस का जो फैसला आया है उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है, साबिक सदर को, तो एक तो ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि इश्तिहारी करार दिए जाने का क्या मतलब है, और क्या आपको ये लगता है कि वो इंसाफ के कटहरे में उनको लाया जा सकेगा? अब तक वो किसी केस में अपीयर नहीं हो रहे। देखें, जब भी कोई एक्यूज है वो कोर्ट में पेश नहीं होता और बार बार कोर्ट उसको बुलाती है। कोर्ट ने उनकी जो अटेंडेंस थी वो एग्जाम्प्ट की थी जब पाकिस्तान में वो थे, लेकिन बाद में वो चले गए इलाज के लिए, अभी तक वापस नहीं आए। कोर्ट ने उसको बार बार बुलाया और बार बार ना बुलाने के बाद बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा, आपको तवक्को है कि वो कोर्ट में अपीयर होंगे? ब्रीफली बिल्कुल देखें, जब भी पाकिस्तान में होंगे तो डेफिनेटली होंगे, वैसे भी उनको बुलाया जा सकता है, इंटरपोल के थ्रू भी उनको लेके आया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कोई ना आए तो उसकी फाइल सेपरेट कर दी जाती है और उसकी फाइल सेपरेट कर दी गई है। ठीक, तो अब देखना यह है कि क्या परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान इंसाफ के कटहरे में लाए जाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। और प्रोग्राम में अब इस वक्त हम बात करेंगे वाशिंगटन से मुंसलिक, वाशिंगटन में विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार माइकल कुगलमैन से, जो जनूबी एशियाई उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान के मामलात की खास तौर पे एक माहिर यहाँ पे समझे जाते हैं। Michael, welcome to View 360. Benazir Bhutto was a towering figure on the international level. Now, at this point, we're seeing that it was the murder of a former prime minister and a former president has been declared wanted. For somebody who is sitting in Washington, D.C. and looking at this, what does it say? Well, I think on one level it's a positive development, simply because Pakistanis have been waiting for many years for there to be a verdict for the case regarding her assassination. However, I do fear that this could be a case of justice denied rather than justice served, simply because we still don't know who assassinated Benazir Bhutto, and we still don't know who orchestrated the assassination. I mean, this case gave some pretty strict, stiff prison sentences to 2 security officials for negligence. And of course, Pervez Musharraf was declared a fugitive, but he already spends his time outside of Pakistan. So I think that for Musharraf, this case is a blow to his reputation and to his image. But at the same time, it really won't. I don't think it will have that much of an impact on him because he's outside of Pakistan anyway. So in that sense, it's a mixed blessing, I think, at the end of the day when it comes to this case. माइकल कुगलमैन जी कहते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त तो है इस लिहाज से कि केस का फैसला आया जिसका बहुत इंतज़ार था, लेकिन ना तो ये साबित हो सका कि कत्ल किसने किया और किसने करवाया, तो एक तरह से जस्टिस डिनाई हुआ है, जस्टिस नहीं हो सका। और दूसरा ये भी कि सदर परवेज़ मुशर्रफ तो बहुत सबक वैसे ही पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं, तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाना यहाँ पे माइकल कुगलमैन का भी ख्याल है कि एक बड़ा इशू है, लेकिन उनकी रेपूटेशन को, साबिक सदर की रेपूटेशन को इससे ज़रूर धचका लगेगा। Michael, tell us a little bit about how you see this fitting into the narrative, the historical narrative of Pakistan. Well, I think that if you want to talk about perceptions of Pakistan here in Washington, how it's perceived, I think that unfortunately this will play to the idea that, when it comes to democracy and democratic ideals, that there still are some serious shortcomings in the sense that you have a huge crime, the assassination of a former prime minister, and yet it takes many years for there to be a verdict, and when there finally is a verdict, there's still a sense of not knowing exactly what happened. And I think that unfortunately, despite the fact, in my view, Pakistan has experienced significant progress in democratization, particularly over the last 8-10 years or so. I think that many here in the United States will see this as another case of the limitations of Pakistan's democracy, which is a shame, but I think in some ways may reflect what actually be happening on the ground. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान के इमेज की बात है, पाकिस्तान से बाहर तो इतना बड़ा जुर्म हुआ, लेकिन चूंकि क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई, इसलिए पाकिस्तान की में जमहूरियत ने अगरचे बहुत तरक्की की है, पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी ये तासुर नहीं इस फैसले से मिल रहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत उस जगह पे खड़ी है जहाँ पे उसे आज़ादी के इतने सालों के बाद होना चाहिए। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक महदूद, उसकी जो सलाहियत है डेमोक्रेसी की, महदूद क़ुव्वत है इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की, उसकी तरफ ज़्यादा इशारा देती है। माइकल कुगलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की नई तादाद बताई है, जो कि माजी में बताई जाने वाली तादाद से ज़्यादा है। मज़ीद तफसीलात के साथ कैपिटल हिल से अमान अज़हर हमारे साथ हैं। अमान, पहले कहा जा रहा था कि 8400 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं अफगानिस्तान में, लेकिन तादाद अब इससे ज़्यादा गिनी जा रही है, वजह क्या है? जी, आपने ठीक कहा। पहले ये कहा जाता रहा कि 8400 फ़ौजी तैनात हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन अब जो फिगर सामने आई है वो 11000 फ़ौजियों की है। और ये एक तरह से कहा जा रहा है इत्तलात के मुताबिक कि जो सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर करती है उस निज़ाम से या अमरीकी फ़ौजियों की गिनती के निज़ाम से जो अभी तक रहा है। बैकग्राउंड ये है कि ओबामा दौर में जो बैरून मुल्क अमरीकी फ़ौज के दस्ते तैनात किए जाते रहे, उनकी तादाद पे कैप या लिमिट लगाई गई, जिसके बायस जो फील्ड कमांडर्स थे उन्होंने इस गिनती का कि ऐसे तरीके निकाले जिससे उस कैप के अंदर रह के वो अपना काम कर सकें, लेकिन उसी से अभाम भी पैदा हुआ। तो जो पेंटागन की तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा कि अब सेक्रेटरी दिफा चाहते हैं जिम मैटिस कि इस निज़ाम को सिंप्लीफाई किया जाए, इसको शफाफ बनाया जाए, ताकि जो अमरीकी अवाम है वो ये जान सकें कि अमरीकी फ़ौज की अफ़गानिस्तान में कमिटमेंट कैसी है और वो जम के वहाँ काम करेंगे। इसी मौजू पे हमने एक रिपोर्ट भी तरतीब दी है, पहले आइए उसको देखते हैं। पेंटागन की जानिब से कहा गया है अफगानिस्तान में तैनात फौजियों की तादाद 8400 नहीं, जैसे कि महकमे की जानिब से कई महीने तक कहा जाता रहा, बल्कि 11000 है। दरहकीकत 8400 की गिनती में वो फौजी शामिल नहीं किए गए थे जिन्हें अफगानिस्तान में तैनात हुए 120 दिन से कम का अरसा हुआ था। इन फौजियों ने आर्जी तौर पर लड़ाई या रिकवरी मिशन में मदद दी। This way of doing business is over. फौजियों की तादाद में इस इजाफे को सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस की उस दरख्वास्त की अक्कासी के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने महाज पर इजाफी दस्तों की तैनाती से कबल गिनती के आसान तरीके पर जोर दिया था। हुकाम के मुताबिक फौजियों की तादाद पर नजर रखने वाला नया निज़ाम ज्यादा शफाफ होगा। उनका कहना है कमांडरों पर एक खास तादाद तक महदूद रहने का दबाव नहीं होगा, जो उन्हें तमाम फौजी यूनिटों को अफगानिस्तान में तैनात करने में मददगार साबित होगा। हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुकम्मल फौजी यूनिट उन यूनिटों के मुकाबले में ज्यादा तैयार होते हैं जो हिस्सों में बटे होते हैं, ताकि फौज की तयशुदा सतह को पूरा कर सके। 11000 फौजियों की इस तादाद में वो इजाफी दस्ते शामिल नहीं जिन्हें सेक्रेटरी मैटिस आने वाले हफ्तों और महीनों में शायद अफगानिस्तान भेजने का फैसला करें। मैटिस ने फिलहाल इजाफी दस्ते अफगानिस्तान भेजने का फैसला नहीं किया। अलबत्ता हुकाम की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया है कि सेक्रेटरी मैटिस जमीन पर मौजूद फौज के कमांडर की दरख्वास्त पर 4000 इजाफी फौजी तैनात करने का इरादा रखते हैं। जी, आप अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की नई तादाद के हवाले से एक रिपोर्ट देख रहे थे। ये भी कहा जा रहा है इसके साथ साथ कि अगर सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस अपनी मर्ज़ी के जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में तैनात कर पाते हैं तो उससे एक तो अमरीकी फ़ौज की जो अफ़गान फ़ौज है उसको फील्ड ही में मावनत में बेहतरी आएगी, और साथ साथ जो अफ़गान स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं उनमें उनके दस्तों की भी बेहतर ट्रेनिंग करने में मदद मिलेगी, जिनसे अफ़गान कमांडोज़ की तादाद बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर पेंटागन तर्जुमान की तरफ से कि अब जो गिनती के असूल वाज़े किए जाएंगे उनका इतलाक़ सीरिया और इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौज की तादाद पर भी होगा। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। और कराची में शदीद बारिशों के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों की बड़ी तादाद में आमद से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस पर तफसीली रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से अहम खबरें हम मुस्तकिल अपडेट करते रहते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से जो भी तज्ज़िये और तफसीलात सामने आएंगी वो भी आप इस वेबसाइट पर लम्हा ब लम्हा जान सकेंगे। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इस वक्त जनूबी एशिया में बांग्लादेश, नेपाल और भारत को बदतरीन सैलाब का सामना है। तीनों मुल्कों में बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर तकरीबन 1200 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। बारिशों के बायस मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और शहर में आज एक 6 मंजिला इमारत गिरने से भी कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए।
जबकि कराची में मानसून की शदीद बारिशों से अब तक कम से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़्यादातर अमवात करंट लगने से हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध के जनूबी इलाकों में मज़ीद बारिशें मुतवक्को हैं। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाही फैलाने वाला तूफ़ान हार्वी अब रियासत लुजियाना में बारिशें बरसा रहा है। तूफ़ान की शिद्दत में तो कमी आ चुकी है, लेकिन माहिरीन मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि अगले कुछ दिनों में मज़ीद सैलाब आ सकते हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन में पानी उतरने के साथ अब घरों में फंसे लोगों और हलाक शुदगान की गली गली तलाश का आगाज़ किया जा रहा है, जबकि शेल्टर्स में रुके लोगों को अब होटलों में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और बेघर होने वाले कुछ लोग अब अपने घरों की हालत का जायज़ा लेने वापस आ रहे हैं। तूफ़ान के बाइस अब तक कम से कम 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमारे साथ रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन से सहर खान राव हैं, जिनका ख़ानदान पिछले 6 रोज़ से तूफ़ान के बाइस घर में कैद है। सहर, ये बताइए कि इन हालात में आप लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे खाने पीने और अद्वियात वगैरह का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं इन हालात में? काफ़ी हद तक एक्चुअली चूँकि पता था कि हार्वी टच डाउन करेगा, तो हम लोग थोड़े से प्रिपेयर्ड थे पिछले जुमेरात से ही। सो खाने पीने की अशिया और समथिंग तो सब लोगों ने स्टोर करी थी घर में, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद अब 7वां दिन चल रहा है इस चीज़ को, तो अब थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है और लोग ग्रोसरी स्टोर भी फुली स्टॉक नहीं है, चीज़ें पूरी तरह से मुहैया नहीं है और दवाइयों का भी काफ़ी मसला देखने में आ रहा है। और सर, आपके इर्द गिर्द कई इलाकों में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और बच्चों के साथ उनको दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। आपके अपने 2 बच्चे हैं, तो इन हालात में फैमिलीज़ को किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से हुई? सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स सबको अपनी खैरियत, बच्चों की खैरियत की ही टेंशन है। हम लोगों को अब रोड टू रिकवरी में ये टेंशन है कि सबसे बड़ा खदशा ये है कि स्कूल्स अगले हफ्ते मंगल तक बंद हैं और उसके बाद भी हमें नहीं पता कि वो खुलेंगे तो कब खुलेंगे। और दूसरा खदशा ये कि जब स्कूल खुलेंगे तो क्या वो बच्चों के इस्तेमाल के लिए सेफ होंगे या नहीं। एंड लास्टली सबसे बड़ी ये चीज़ है कि यूजुअली सैलाब के बाद बैक्टीरिया, वायरसेस और बीमारियाँ बड़े आम और बड़ी आसानी से फैलती हैं, तो क्या बच्चों का स्कूल जाना और दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट करना, उसको कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाएगा। आई गेस सबसे बड़ा खदशा और सबसे बड़ी परेशानी यही है एज पेरेंट्स। तो इस वक्त जो मुकामी हुकूमत है, टेक्सास के जो हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है आपको कि कब तक हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं मज़ीद लोगों को आगे? इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि अगर आप सेफ हैं और आप खैरियत से हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी लिमिटेड रखें बाहर आना जाना। रात का कर्फ्यू एक्चुअली अभी भी इन प्लेस है सिटी ऑफ ह्यूस्टन की तरफ से, तो रात को 10 से 11 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। और दूसरी बात यह कि रिकवरी में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मेजॉरिटी लोगों को शेल्टर में पहुंचा दिया गया है और इन द नेक्स्ट वीक और सो होपफुली स्कूल्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे जितना मुमकिन होगा। और अब तक जो कुछ हुआ है, जितनी एफर्ट्स रेस्क्यू की और रिलीफ की गई हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? मुतमईन बिल्कुल हैं, क्योंकि जो अपनी हैसियत में जो कुछ कर पा रहा है वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है। आम लोग बहुत हेल्पफुल हैं। लोकल स्मॉल बिजनेसेस अपने बिजनेसेस को खोल रहे हैं, शेल्टर्स बना रहे हैं, लोग वॉलंटियर कर रहे हैं टाइम के साथ, अपने माल के साथ, जिस तरह भी पॉसिबल है। सो आई गेस ऐसे टाइम में कम्युनिटी सब मिलके एफर्ट करती है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स उनके लिए तो हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, सुबह से लेकर शाम तक दे हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। सहर खान राव हमारे साथ थी ह्यूस्टन से, जिसका बड़ा हिस्सा अब भी सैलाब से मुतासिर हो रहा है। सहर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक अद्वियात के आम इस्तेमाल से तिब की दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो चुका है, और ये है कि बहुत से जरसों में इनके खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा कर चुके हैं और अब मार्केट में दस्तयाब अद्वियात इन पर असर नहीं करती। लेकिन सारा न्यूयॉर्क में अब कुछ रिसर्चर्स मुस्तकबिल के एंटीबायोटिक्स की तलाश में केमिकल्स की फहरिस्त नहीं बल्कि अवामी मकामात की मिट्टी छान रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बेलचा और बैग लिए मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट शॉन ब्रेडी और पोस्ट ग्रेजुएट के तालिब इल्म ज़ख़ीरी चार्लो पावर्स मुस्तकबिल की एंटीबायोटिक्स तलाश कर रहे हैं। So almost any
لہٰذا تقریباً کوئی بھی دوا جو دنیا کی کسی بھی دوسری جگہ پر پائے جانے والے بیکٹیریا سے حاصل کی گئی ہو، ہم اس سے متعلق ایک ایسے نمونے کی شناخت میں کامیاب ہوئے جس سے پتہ چلا کہ ایسا جرثومہ نیو یارک پارک کی مٹی کے نمونے میں موجود تھا۔ اس ٹیم نے مقامی مٹی سے دوا کی تخلیق کی امید میں مینہٹن کے اس مشہور پارک اور دیگر پارکوں سے 275 مٹی کے نمونوں پر تحقیق کی۔ انہیں ایسے بیکٹیریا کے جینیاتی شواہد ملے جن میں کئی امراض کے علاج کے لیے مرکبات بنانے کی صلاحیت تھی۔ کیمیکلز میں استعمال ہونے والے بہت سے مالیکیولز تاریخی طور پر ایسے جانداروں سے حاصل کیے گئے تھے جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، اور ہم ایسے جینیاتی شواہد ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے یا اس جیسے جینیاتی کلسٹرز یہاں مل سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مطالعے کے نتائج نومبر میں پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع کیے۔ اس ٹیم نے مائکروب کے جینیاتی ڈھانچے کے وہ حصے ڈھونڈنے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ کمپیوٹر پروگرام کا استعمال کیا، پھر انہوں نے ان اجزاء کو بنایا۔ ایسے کوئی بھی مالیکیول جس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا سے حاصل کیے گئے ہوں گے، اگر آپ اس قسم کے مالیکیول کو بھی نہیں جانتے، جیسا کہ آخری حربے کے طور پر استعمال کی جانے والی وینیکومائسین، ہمیں ان کے بھی مالیکیول یا جین مل سکتے ہیں۔ ابھی تک اس ٹیم نے 2 نئے اینٹی بائیوٹک کو تیار کیا ہے جو خاص طور پر اسٹیپلوکاکس اور اسٹریپٹوکاکس بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہیں۔ وہ مزید اینٹی بائیوٹک ملنے کی امید لیے اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیون انیکس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اس ہفتے کا ہیلتھ سیگمنٹ آپ نے دیکھا، اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے کچھ اہم واقعات کی جھلکیوں پر ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ویو میں۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو میانمار کی ریاست راخین میں تشدد کے واقعات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ مہاجرین کے عالمی ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے 18,000 روہنگیا میانمار سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ جاپان کے وزیر دفاع نے جنگی طیاروں کی خرید اور میزائل ٹیکنالوجی میں اضافے کی خاطر آئندہ بجٹ میں دفاع کے لیے 2.5% اضافے کی درخواست کی ہے۔ جاپان کا $48 بلین کا بجٹ آئندہ سال 1 اپریل کو پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ قطر کے تنازع کے تمام فریق اس مسئلے کا سفارتی حل ڈھونڈیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات آج ادا کیا جا رہا ہے۔ مسجد نمرہ میں 20 لاکھ عازمین حج نے حج کا خطبہ سنا۔ حجاج کرام نماز مغرب سے قبل میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ اور آج پرنسس ڈیانا کی 20ویں برسی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی لوگ انہیں بھول نہیں سکے، بلکہ وہ پاپ کلچر کا حصہ ہیں۔ ڈیانا صرف 20 سال کی تھیں جب برطانیہ کے شہزادہ چارلز سے ان کی شادی ہوئی۔ 29 جولائی 1981 کو یہ فیری ٹیل ویڈنگ دنیا بھر میں تقریباً 75 کروڑ لوگوں نے دیکھی، اور یہیں سے ان کی ڈیانا میں وہ دلچسپی پیدا ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرح سے ان کی موت کا سبب بھی بنی جب پیرس میں کیمروں سے بچنے کی کوشش میں ان کی گاڑی سرنگ کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ 36 سالہ ڈیانا کی کار ایکسیڈنٹ میں موت سے ان کروڑوں لوگوں کو دھچکا لگا جن کے لیے وہ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے باعث دلوں کی ملکہ تھیں۔ ڈیانا کی یہ لیگیسی ان کے بیٹے پرنس ولیم اور ہیری اور بہو پرنسس کیتھرین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ڈیانا کی بڑی فیسینیٹنگ کہہ لیجیے کہ ایک امیج تھا دنیا کی نظروں میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈیانا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ایک بیگ تھا جو اسکولز میں اور کالجز میں بہت پاپولر، اور اس میں ایک طرف ڈیانا کی تصویر تھی مدر ٹریسا کے ساتھ، اور پرپل اور ریڈ آؤٹ فٹ میں بہت پاپولر ہوا وہ بیگ۔ لیکن ڈیانا کی اپنی جو پرسنل لائف تھی اس میں انہوں نے بہت سارے سیٹ بیکس بھی سفر کیے، ان کی ڈیورس ہوئی، ہر جگہ تھی، بالکل، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے۔ بالکل، 20 سال کے بعد بھی ان کی وفات کے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آج کے شو کا کوئی بھی حصہ اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ A lot of immigrant parents do not want their kids to be comedians and actors. They want them to be lawyers or doctors.